बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूँ आपका रिवीजन सेशन। बड़ी शिद्दत से आप लोगों को इंतज़ार होगा। इस वक्त 11 बज गए हैं, तो मेरे पास 1 घंटा है, मैंने आपको ये अपलोड भी करना है। अच्छा, मैं जो कोर्स आपको जिसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये कोर्स जो हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये सिस्को की एक प्रोडक्ट है। सिस्को एक ऐसी कंपनी जो कि एक्टिव डिवाइसेस बनाती है। एक्टिव डिवाइसेस, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, वो डिवाइसेस जो बिजली पे चलती हैं और जो मैनेजेबल भी हो सकती हैं। और ये डिवाइसेस लाइक स्विच हो सकता है, हब, आपके पास फ्रिज हो सकता है, आपके पास राउटर हो सकता है, आपके पास फायरवॉल हो सकती है। तो ये डिवाइसेस जो है वो एक्टिव डिवाइसेस हैं। तो सिस्को, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, एक ऐसी कंपनी जो कि एक्टिव डिवाइसेस बनाती है। अच्छा, सिस्को के अलावा भी कुछ कंपनीज हैं जिसका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं ये कह सकता हूँ कि अदर कंपनीज, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको अपलोड भी कर दूंगा, जिसमें आपके पास जूनिपर, बड़ा नाम है आजकल इसका भी, HUAWIE आई गेस, हुआवे, WEI है, AI है। फिर डी लिंक आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, टिप लिंक आपको अवेलेबल है, नेटगियर की बहुत प्रोडक्ट रेंज मिल जाएगी आपको। अच्छा, उसके अलावा अलाइट टेलीसन का एक अच्छा नाम है, स्पेल मिस्टेक्स हो गए तो काइंड उसके लिए सॉरी है। और उसके अलावा HP की बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। तो काइंडली आप, जब आपके पास थोड़ा सा वक्त हो, तो इन प्रोडक्ट्स को वेबसाइट पे जाकर ज़रूर देखा करें, इनकी प्रोडक्ट रेंज देखा करें, ताकि आपका थोड़ा सा माइंड विजन जो है ना वो क्लियर हो जाए। अच्छा, सिस्को की सर्टिफिकेशन के जब हम लेवल देखते हैं तो इसके 3 लेवल हैं। CCNA, अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है, CCNA है, CCNP है, CCI है, ये क्या चीज़ें हैं। तो CCNA का जो लेवल होता है, इसके अंदर आप जो है वो CCNA में एक एग्जाम होता है। CCNA मैं लिख देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा, CCNA 1 एग्जाम, ठीक है जी। और ये पियर्सन टेस्टिंग सेंटर जो है वहां से आप देख सकते हैं, ठीक। CCNP के इसके बाद CCNP के 3 एग्जाम्स हैं, जिसमें से एक है स्विच, एक है राउट और एक है टी-शूट, ठीक है जी। मैं इसको बिल्कुल सीधा कर देता हूँ ताकि आपकी सिमेट्री बन जाए। ओके। अच्छा, उसके बाद CCI जो है, अगर आप राउटिंग एंड स्विचिंग करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली CCI राउटिंग एंड स्विचिंग है, CCI वॉइस है, CCI सिक्योरिटी है। कोई भी CCI का एग्जाम जब आप देते हैं तो इसका एक एग्जाम, जिसको हम रिटन बोलते हैं, डेफिनेटली वो इधर ही होगा, पाकिस्तान में पियर्सन टेस्टिंग सेंटर में आप जाके दे सकते हैं। और इसकी जो सेकंड थिंग होती है, दैट इज कॉल्ड लैब, जो कि आपके लिए नियरेस्ट स्पेस जो है वो UAE है, वहां से जाके आप अपीयर हो सकते हैं, ठीक हो गया। लिहाजा ये एक पूरा ट्रैक बनता है। तो मेरा रिकमेंडेड जो ट्रैक होता है, एटलीस्ट मैं कहता हूं कि आपको CCNP लेवल तक पढ़ना चाहिए। बल्कि मजाक की बात है, मैं ये बात भी कह देता हूँ, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिलती। इससे पहले तो आपको ये कहने का हक नहीं पहुंचता। अच्छा, यहाँ तक गुफ्तगू करने के बाद मैं आगे चलता हूँ। कंट्रोल C, फॉन्ट स्टाइल इसका थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए अगर तो। नहीं जनाब, हमने जो नॉर्मल हमारे पास चला बस ठीक है, ये स्टाइल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा, ये CCNA जब हम पढ़ते हैं तो हम कोर्स पढ़ रहे हैं सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, जो लेवल है फर्स्ट लेवल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो कोर्स हम पढ़े हैं इसका कोड है 200-120, दैट इज कॉल्ड CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग। ये प्री रिक्विजिट है सिक्योरिटी के लिए, वॉइस के लिए, वायरलेस के लिए। जब तक आप ये एग्जाम नहीं देते, आप इनमें से किसी भी ट्रैक को चूज नहीं कर सकते। इसके टोटल मार्क्स 1000, टाइम तकरीबन 90 मिनट्स है, और इसमें एक्सटेंड भी हो सकता है। अगर आप अपने टेस्टिंग सेंटर में मौजूद जो प्रॉक्टर होगा उसको रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका टाइम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। पासिंग स्कोर इसके 849। क्वेश्चन इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 45 to 55 होते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन टाइप्स, किस किस टाइप्स के क्वेश्चन है
लिहाजा 45 to 55 तक क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, सिमुलेशन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, ये बेनिफिट्स की स्लाइड्स को अगर आप देखें तो उसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, मतलब हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जब इस कैरियर को स्टार्ट करते हैं तो उनके जहन में एक कन्फ्यूजन होती है कि जी हमें काम आना चाहिए, सर्टिफिकेशन की क्या वैल्यू है एट्सेट्रा। मैं एग्री करता हूँ इस बात के साथ, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह आ जाएंगी जहाँ पे सर्टिफिकेशन होना आपके लिए लाजिम हो जाएगी। ख़ुसूसन जब आप अब्रॉड जाते हैं तो आपकी सर्टिफिकेशन अगर नहीं है तो उसके बगैर इसको एंटरटेन नहीं किया जाता एप्लीकेशंस को, लिहाजा सर्टिफाइड पीपल होना प्रेफर किया जाता। सीसीएनए के कोर्स के अंदर जब हम देखें तो ये कोर्स सिर्फ कमांड्स पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। इस कोर्स में कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ कि सीसीएनए का कोर्स जो है, अगर आप इसके कोर्स कंटेंट्स को देखें तो सीसीआई की निस्बत ज़्यादा मुश्किल है और कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज इसमें टॉपिक्स बड़े डिफरेंट हैं। मतलब फाउंडेशन पढ़ेंगे, आईपी वर्जन 4 पढ़ेंगे, आईपी वर्जन 6 पढ़ेंगे, ओसी रेफरेंस मॉडल होगा इसके अंदर, सबनेटिंग होगी, फिर सुपरनेटिंग भी शामिल है इसके अंदर, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है सिक्योरिटी पढ़ना है, फिर इसके अंदर नेट का फीचर आ जाता है, फिर वैन का फीचर आ जाता है, फिर उसके बाद स्विचिंग है, फिर उसके बाद राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये इतने सारे फ्लेवर्स हैं कि बमुश्किल आप दो दो तीन तीन टॉपिक्स जो है ना वो आप तीन तीन लेक्चर्स पर टॉपिक पे स्पेंड कर रहे होते हैं। लिहाजा इसमें पूरी तवज्जो के साथ आपको लेके चलना होता है कोर्स में। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप इसको जब सुने और अगर कोई चीज़ आपकी मिस भी हो चुकी है तो आपको कवर करने में आसानी हो। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग में कंफर्म कर रहा हूँ, हो रही है जी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कुछ चीज़ें समझाने के लिए मुझे पैकेट ट्रेसर का सहारा लेना पड़ेगा। मैं मौके की मुनासबत से उसको भी ले लेता हूँ साथ ही। तो अच्छा, जब मैं पैकेट ट्रेसर का लफ्ज़ बोल रहा हूँ तो ये बात भी बताता चलूँ कि सीसीएनए की लैब के लिए, फॉर सीसीएनए लैब जो है, आप सीसीएनए की लैब करना चाहते हैं अगर, तो एक मिनट है बस, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ। अच्छा जी, सीसीएनए की लैब जब आप कर रहे हैं तो उसमें आपके पास पहली ऑप्शन जो है वो ये है कि आपको पैकेट ट्रेसर का इस्तेमाल आना चाहिए। दूसरी बात जो कि आप लोगों ने मुझे लास्ट टाइम कही भी है, सर हमें समझ नहीं आई, जीएनएस का इस्तेमाल आना चाहिए। और थर्ड वाली लैब, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आखिर में वेरिफिकेशन ज़रूरी है कि आपको हार्डवेयर यानी फिजिकल डिवाइसेस पे भी करनी है। ठीक हो गया जी। लिहाजा उसमें से मैं पहली चीज़ जो है वो पैकेट ट्रेसर को यूज़ कर रहा हूँ कुछ चीज़ें समझाने के लिए आपको। अच्छा, जैसे ये सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को समझ लीजिए। आपको सिस्को के अंदर जब आप ब्लॉक डायग्राम्स वगैरह देखेंगे तो उसमें ये सिंबल्स आएंगे, जैसे ये ब्रिज का सिंबल है, राउटर का सिंबल है, ये स्विच का सिंबल है। इसके अलावा कुछ सिंबल्स मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। अगर आप देखें यहाँ पे तो एक सिंबल ये भी है, ये लेयर 3 स्विच का सिंबल है। ठीक हो गया जी। इसी तरह यहाँ पे भी एक सिंबल शामिल है जिसको क्लाउड यानी आईएसपी जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एक बड़ा सिंबल है ये सर्वर को जाहिर कर रहा होगा। ठीक हो गया। ये इसी तरह से आईपी टेलीफोन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से, इसी के अलावा ये नीचे अगर आप गौर से देखें, अगर आपको नजर आ रहा है तो ये कुछ सिंबल्स नीचे भी हैं, यानी ये कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये स्ट्रेट केबल को जाहिर करेगा, डॉटेड लाइन क्रॉस केबल को जाहिर करेगी, ये जो क्लॉक बना हुआ है ये डीसीई साइड को जाहिर करेगा, और इसी तरह ये जो है सिंबल ये कंसोल को जाहिर करेगा। तो ये पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेटवर्क क्या है। तो ये बात मैं डेफिनेशन में फिर वंस अगेन लिख देता हूँ। वो ये है कि हमारे पास सबसे पहला सवाल ये होता है कि नेटवर्क क्या है। तो नेटवर्क ये है कनेक्टिविटी ऑफ डिवाइसेस फॉर द पर्पज ऑफ, सॉरी, सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कवर हो जाए। कनेक्टिविटी ऑफ डिवाइसेस थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ मीडियम फॉर द पर्पज
ऑफ कम्युनिकेशन। ओके जी, ये नेटवर्क। अच्छा जी, फिर हम नेटवर्क क्यों बनाते हैं? वाई वी बिल्ड नेटवर्क? वी बिल्ड नेटवर्क टू शेयर रिसोर्सेज। अच्छा, यहाँ जहाँ पे मैं ये रिसोर्सेज का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब आपके पास हार्डवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। एक मिनट, मैं ये असल में रिकॉर्डिंग मुकम्मल करके ना अब। अच्छा, बात हो रही थी रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि आपके पास सपोज करें अगर इंटरनेट का एक कनेक्शन है और आप एक से ज़्यादा यूजर्स घर में मौजूद हैं, तो आप इंटरनेट का सिंगल कनेक्शन आपस में शेयर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। इसी तरह से एक सिंगल प्रिंटर को शेयर करने के लिए नेटवर्क की ज़रूरत है। इसी तरह स्कैनर है। तो ये रिसोर्सेज हैं जो कि आप शेयर कर सकते हैं। और डेफिनेटली फिर नेटवर्क बनाने के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स क्या है जी? नंबर 1, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा कॉपी करना हो, अगर आप थ्रू यूएसबी हार्ड ड्राइव करते हैं तो इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। ऑन दी अदर साइड अगर नेटवर्क बना हुआ है तो आप एक सिंगल कंप्यूटर से डाटा को पिक करते हैं, दूसरे कंप्यूटर में ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं। इससे परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी और रिड्यूस द कॉस्ट। डेफिनेटली अगर आप एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं और सब लोग शेयर करते हैं तो कॉस्ट कम होगी। अदरवाइज अगर आप 4 इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर करते हैं तो इट कॉस्ट अ लॉट। लेकिन इसके कुछ रिस्क भी हैं नेटवर्क बनाने की, और वो जो रिस्क है वो समझना भी ज़रूरी है। वो आपके पास रिस्क जो है वो सिक्योरिटी है। तो ये बात मैं आपको बारहा बता रहा हूँ, पूरा कोर्स आप उठा के देख लीजिएगा। आप जो कमांड जो फीचर आप पढ़ेंगे उसके या तो आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहे होंगे या उस फीचर की वजह से ओवरऑल कॉस्ट कम हो रही होगी, या डेफिनेटली आप वो चीज़ किसी सिक्योरिटी रीजन से पढ़ रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, होल्ड कीजिएगा ज़रा, मैं ज्वाइन करता हूँ आपको। अच्छा जी। उसके बाद हम जब नेटवर्क बना रहे होंगे, डेफिनेटली जब हम अब नेटवर्क बनाएंगे तो नेटवर्क में डिवाइसेस इस्तेमाल होंगी। तो ये टर्म बोली जाती है एंड यूजर डिवाइसेस और नेटवर्क डिवाइसेस। एंड यूजर डिवाइसेस में आपके पास कंप्यूटर्स आते हैं, प्रिंटर्स आते हैं, स्कैनर्स आते हैं और अदर डिवाइसेस जो कि यूजर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही होती हैं। लेकिन नेटवर्क डिवाइसेस वो डिवाइसेस होंगी जो आपके पूरे नेटवर्क को आपस में इंटीग्रेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लाइक आपके पास नेटवर्क डिवाइस में हब इस्तेमाल होगी, जिसके लिए मैंने लफ्ज यूज किया कि एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। अच्छा, ये गौर कीजिएगा हब के ऊपर ये एम सिंबल जो है हब का, एरो डबल साइडेड इसका शेप है, सिंगल एरो। हब इस्तेमाल होगी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इस्तेमाल होगा, इसके अलावा स्विच इस्तेमाल होगा जो कि लेयर 2 की डिवाइस है और इंटेलिजेंट डिवाइस है। इसके अलावा दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान में राउटर इस्तेमाल होगा जो कि ब्रॉडकास्ट को छोटा करने के लिए इस्तेमाल होता है। राउटर्स बाय डिफॉल्ट ब्रेक अप अ ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये बात भी आपको समझ आती है। अच्छा, ये है नेटवर्क की डिवाइसेस। अब एक टर्म यूज की जाती है नेटवर्क टोपोलॉजीज। टोपोलॉजी क्या चीज है? टोपोलॉजी को मैं दो लफ्जों में डिफाइन कर देता हूं। फिजिकल लेआउट ऑफ योर नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। आपने अपने नेटवर्क के अंदर मौजूद डिवाइसेस को किस तरह से आपस में कनेक्ट किया है, उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, दूसरी जो टर्म मैं बोलूंगा वो ये है कि सिलेक्शन ऑफ टोपोलॉजी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग। कौन सी टोपोलॉजी अच्छी है, कौन सी टोपोलॉजी बुरी है। किसी भी नेटवर्क को अगर आप देखें तो वो नेटवर्क ओवरऑल किसी एक टोपोलॉजी पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। आप उसको सर्वे करेंगे तो कुछ पोर्शन बस का होगा, कुछ हो सकता है स्टार पे हो, कुछ हिस्से में रिंग चल रहा हो, कुछ हिस्से में मैश चल रहा हो। तो सबसे पहली चीज, टोपोलॉजी जब भी सेलेक्ट की जाती है उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक फैक्टर है कॉस्ट, दूसरा फैक्टर है
परफॉर्मेंस, और तीसरा फैक्टर है रिलायबिलिटी। ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि मद्देनजर रखे जाते हैं और इन्हीं की बिना के ऊपर आप अपनी टोपोलॉजीज की सिलेक्शन करते हैं। अब टोपोलॉजी के लिए लैन टोपोलॉजी ये अलग चीज है, मिक्स नहीं करना है इसको काइंडली। लैन टोपोलॉजी में आपके पास आती है जनाब बस, फिर आपके पास आती है स्टार, फिर आपके पास आती है रिंग, फिर आपके पास आती है मैश, उसके बाद आती है वैन टोपोलॉजी। मैं इंशाल्लाह वैन के टॉपिक के अंदर इसको मजीद डिस्क्राइब करूंगा। वैन की टोपोलॉजी में आपके पास एक आती है हब एंड स्पोक, एक आती है फुल मैश। इसी तरह से आती है वायरलेस लैन टोपोलॉजी, और वायरलेस लैन टोपोलॉजी में आपके पास आती है एक एडहॉक, और एक आती है इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके जी, तो ये टोपोलॉजी में आपके पास लैन टोपोलॉजी, वैन टोपोलॉजीज और वायरलेस लैन टोपोलॉजीज ये लेगा। ठीक है जी, बस टोपोलॉजी ये है। इस टोपोलॉजी के अंदर ये जो केबल इस्तेमाल होती है ये कोएक्सियल केबल, इसके अलावा BNC कनेक्टर, इसके अलावा T कनेक्टर इस्तेमाल होते हैं, और आपकी केबल के सबसे आखिर में एंड टर्मिनल इस्तेमाल होते हैं। मैं टर्मिनोलॉजीज लिख देता हूँ, खाली इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा इसको। ठीक है जी, बस टोपोलॉजी में आपके पास कोएक्सियल केबल, आपके पास BNC कनेक्टर, आपके पास T कनेक्टर, और आपके पास एंड टर्मिनेटर। ठीक है जी, ये इस्तेमाल होती है। जब आप स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो स्टार टोपोलॉजी में आपके पास हब भी इस्तेमाल होती है, लेकिन जब आप हब इस्तेमाल करते हैं तो ये फिजिकल तो स्टार लग रही होगी, बट लॉजिकली इट वुड बी अ बस टोपोलॉजी। लेकिन अगर आप प्योरली बस स्टार टोपोलॉजी बनाना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज स्विच। ठीक हो गया जी? नहीं जनाब, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है हमारे पास। ओके जी, ये बस टोपोलॉजी है, ये आपके पास स्टार टोपोलॉजी है, उसके बाद ये आपके पास एक्सटेंडेड स्टार है, ये आपके पास मैश टोपोलॉजी है जिसमें हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है जी, ये चेक कर लीजिएगा फिर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ योर नेटवर्क। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जियोग्राफिकल डिवीजन। जियोग्राफिकल डिवीजन में ऐसा नेटवर्क जो एक छोटे पैमाने पे बनता है, नेटवर्क विद इन अ स्मॉल रेंज लाइक एट होम, इन ऑफिस एटसेट्रा। अब आपके पास ये है वैन नेटवर्क connectivity using a public infrastructure like PSTN. PSTN Public Switched Telephonic Network like पाकिस्तान में PTCL है, और ISP Internet Service Provider like वतीम कर लें। तो जब भी आप कनेक्टिविटी यूज करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे बिटवीन डिवाइसेस यूजिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो वैन होगा। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में एक चीज है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे कि आपने देखा है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ ब्लॉक्स को क्रॉस करते हुए एक बस सिस्टम स्टार्ट किया गया जिसको कोई मेट्रो का नाम दिया गया। तो वैन और लैन के दरमियान में जो एक लेवल आता है दैट इज कॉल्ड मैन, और नॉर्मली तौर पे मैन में फाइबर ऑप्टिक वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसको
ये कुछ लैन की डिवाइसेस हैं जिसमें आपके पास हब, राउटर्स, स्विचेस, ब्रिजेस, रिपीटर्स और इसी तरह से वैन की कुछ डिवाइसेस हैं जिसमें राउटर है, कम्युनिकेशन सर्वर है और मॉडेम वगैरह। अच्छा जी, उसके बाद एक लफ्ज यूज किया जाता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ शायद मोस्ट प्रोबेबली मैंने अगर डिस्क्राइब नहीं किया तो कर देता हूँ। बैंडविड्थ बैंडविड्थ होता है जी मैक्सिमम कैपेबिलिटी ऑफ मीडिया और थ्रूपुट होता है whatever you get after overheads। ठीक है जी। अब इसकी मिसाल बड़ी सिंपल सी है कि अगर मैं आपको कहता हूं कि आपके पास एक सड़क है तो सड़क 10 फीट चौड़ी है, तो ये उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 10 फीट है। अब ये उसकी बैंडविड्थ है, उसकी चौड़ाई है। अगर उसके एक साइड पे 1 फीट का फुटपाथ है, 1 फीट का उसके साथ ग्रीन बेल्ट छोड़ दिया तो ये ओवरहेड्स आ गया। अब बकाया जो आपके लिए काबिल इस्तेमाल सड़क रह जाएगी वो 8 फीट है, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। ठीक है जी। अब इसी तरह से आप दो कंप्यूटर्स के दरमियान में जब केबल कनेक्ट करते हैं तो आपको कनेक्टिविटी स्पीड 100 Mbps नजर आती है, लेकिन जब आप डाटा ट्रांसफर करते हैं वो 100 Mbps नहीं होता, वो लेस देन 100 Mbps होता है, अप्रोक्सीमेटली 60 Mbps मैक्सिमम आपको थ्रूपुट मिलती है, क्योंकि 40% तक तो ओवरहेड्स होते हैं। जब आपका एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड करता है तो उसके साथ भेजने वाला अपना आईपी लिख के भेजता है, भेजने वाला अपना मैक एड्रेस लिख के भेजता है, जिसको भेज रहा है उसका आईपी, उसका मैक। तो दीज आर कॉल्ड ओवरहेड्स, टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, एक्नॉलेजमेंट, ये सारी चीजें। तो ये थ्रूपुट हो गया। अच्छा जी, ये मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ। चले हो गया जी। अच्छा, बैंडविड्थ की जो मेजरमेंट होती है ये बीपीएस में होती है, बिट पर सेकंड में। फिर और स्टोरेज की जो मेजरमेंट होती है वो बाइट्स में होती है। ठीक है, याद रखिएगा, हार्ड डिस्क की, सीडी रोम की, रैम की कैपेसिटी मेजर होती है बाइट्स में, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स। लेकिन जब आपने कम्युनिकेशन की बात करनी है, केबल की स्पीड, लैंड कार्ड की स्पीड, मॉडेम की स्पीड, किसी स्विच या राउटर की पोर्ट की स्पीड, तो वो हमेशा बीपीएस में होगी, केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस। और ये बात भी याद रखिएगा कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। बहुत इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है जी, ओएसए रेफरेंस मॉडल। अच्छा, ओएसए रेफरेंस मॉडल के बारे में मैं सिर्फ कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जब ये देखा गया कि नेटवर्क की डिवाइसेस आप ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड मुख्तलिफ जगहों पे बनेंगी, तो क्यों ना नेटवर्क की डिवाइसेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, ताकि अगर डिफरेंट वेंडर्स, अगर डिफरेंट कंपनीज कोई प्रोटोकॉल बनाएं, कोई डिवाइस बनाएं, कोई केबल बनाएं, कनेक्टर बनाएं, तो वो इनकम्पैटिबल इश्यूज ना आए। लिहाजा ओएसए रेफरेंस मॉडल एक तो इसलिए डिज़ाइन किया गया, दूसरा ये कि जब दो डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन होती है, उस कम्युनिकेशन को जब आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप उसको कुछ हिस्सों में, कुछ लेयर्स में डिवाइड करते हैं जी। पहले क्या होगा, आप कहते हैं जी पहले आप इनको आपस में कनेक्ट करेंगे, फिर क्या होगा जी, फिर इनकी फिजिकल को आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर कोई लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन होगी। तो मैं ये बता रहा होता हूँ, जिस तरह से आप एक घर बनाते हैं, वो घर जमीन लेना, उसके बाद उसकी फाउंडेशन बनाना, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनाना, उसके बाद उसके मतलब उसको रेनोवेट करवाना, पेंट करवाना, फिर उसको डेकोरेट करवाना, फिर वो कंप्लीट होता है। ठीक है जी। तो अगर सपोज करें, अगर आपने एक घर बनाया है और उस घर के अंदर आपने पानी के लिए एक अलग बंदे को जिम्मेदारी दी, बिजली के लिए एक अलग बंदे को जिम्मेदारी दी, और इसी तरह से पेंट के लिए किसी एक अलग बंदे की जिम्मेदारी दी, तो होगा ये कि अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ जाता है, लेट्स सपोज नो पानी का कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आप सिर्फ उस बंदे को कंसर्न कॉल करेंगे जिसने पानी की वायरिंग वगैरह की थी, क्योंकि आपको पता ही है इसकी स्पेसिफिक जिम्मेदारी थी। और अगर आप उस पानी वाले बंदे से सेटिस्फाई नहीं है
तो आप पेंट वाला नहीं बदलेंगे, आप सिर्फ क्या करेंगे, वो पानी वाले बंदे की जगह पे किसी दूसरे बंदे को ले लेंगे। तो एग्जैक्ट इसी तरह से आपके कंप्यूटर के नेटवर्क के अंदर जब डिवाइसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन होती है, तो उस कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक टीचिंग मॉडल, एक रेफरेंस मॉडल प्रेजेंट किया गया है, जिसको बोलते हैं ओएसए रेफरेंस मॉडल। ठीक है जी। अब ओएसए रेफरेंस मॉडल पढ़ाने से पहले अक्सर स्टूडेंट, ये 3 करेक्ट वर्ड्स ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होंगे। सबसे पहले आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। दूसरा वर्ड आपके पास ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तीसरा वर्ड है आईओएस, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इनको कभी भी आपने कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना, इनको बिल्कुल क्लियर रखना है। नॉर्मली तौर पे आपको सीसीएनए के एग्जाम में इनकी एब्रीवेशन भी पूछी जा रही होती। ठीक। ओएसए रेफरेंस मॉडल को अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको बताऊं, इसके अंदर टोटल 7 लेयर्स हैं। याद रखिएगा, आपने लेयर के नंबरिंग नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है जी। फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट। ये जो 4 लेयर्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं, क्योंकि इन लेयर्स को बोलते हैं हम डाटा फ्लो लेयर्स, हार्डवेयर लेयर्स। यानी डाटा को मूव करवाने की जिम्मेदारी इन 4 लेयर्स की होती है। और ये जो ऊपर लेयर्स हैं, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, दीज आर कॉल्ड सॉफ्ट लेयर्स, एप्लीकेशन लेयर्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हर लेयर की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं इसको थोड़ा सा तेजी से लेके चलूंगा आपको। ठीक है। हर लेयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अगर आप उनको समझ जाएं तो आप अपने नेटवर्क को ट्रबल शूट करना बहुत आसान हो जाएगा। इसकी एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पैकेट ट्रेसर पे जा रहा हूँ समझाने के लिए कि सपोज करें मैं यहाँ पे एक कंप्यूटर लेता हूँ जी। ये मैंने कंप्यूटर लिया, बड़ी अच्छा। दूसरे नंबर पे जरा गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिया, मैंने स्विच लिया, सॉरी सर्वर लिया। अब इन दोनों के दरमियान में मैं एक गलत केबल लगाने लगा हूँ। ये देखिएगा, फास्ट इथरनेट और इसकी भी जरा गौर कर रहे हैं, फास्ट इथरनेट कॉमन। लेकिन अब मैं इन दोनों को एक गलत आईपी एड्रेस भी दे देता हूँ। सपोज करें 1.1.1.1 और मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देता हूँ 2.1.1.2। अच्छा, अब यहाँ पे देखना है कि इन दो कंप्यूटर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ यहाँ पे क्या गलती है, तो आपको याद होगा 1.0.0.0 और ये है 2.0.0.0.0। अगर देखा जाए तो इसमें 2 गलतियां, इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन ना होने की 2 वजूहात हो सकती हैं। लेकिन जो तरीकाकार है ट्रबल शूटिंग करने का, वो अगर ओएसए रेफरेंस मॉडल को देखा जाए तो बॉटम से टॉप की तरफ जाए। ठीक है जी, या टॉप से बॉटम की तरफ आए। तो बॉटम से टॉप की तरफ जाए तो सबसे पहली लेयर आती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का ताल्लुक होता है कनेक्टर्स के साथ, केबल्स के साथ। ठीक है। लिहाजा अगर मैं आपको ये बताऊं कि इन दो कंप्यूटर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही, तो आप कहेंगे सर इसमें जो पहली वजह है वो केबल गलत है। मैं यहां से केबल को रिमूव करता हूं और देखिएगा मैं यहां पे ठीक केबल लगाता हूं। अब कनेक्टिविटी ठीक हो गई। अब अगर इनके दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो सेकंड प्रॉब्लम हो सकता है, वो ये हो सकता है सर इन दो कंप्यूटर्स का ताल्लुक डिफरेंट नेटवर्क आईडी के साथ है। ये देखिएगा, ये देखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रॉब्लम लेयर 1 का नहीं है बल्कि लेयर 3 का है। तो मैंने अपने कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस दे दूंगा 1.1.1.2। पर समझ आ रही? तो इस तरह से मेरे दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान में नेटवर्क आईडी भी क्या हो जाएगी, कॉमन, और इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन भी हो सकेगी। तो ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा था कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, ओएसए रेफरेंस मॉडल की 7 लेयर्स आपको पूरी हेल्प कर रही होती हैं। ठीक है। ओएसए रेफरेंस मॉडल में पहली लेयर है जनाब, सॉरी 7वीं लेयर एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का एप्लीकेशन लेयर वो लेयर्स होती हैं जो यूजर से डाटा लेती हैं। इस लेयर के ऊपर नेटवर्क एप्लीकेशंस चलती हैं, लाइक ईमेल, लाइक वेब ब्राउजर्स, लाइक टेलनेट, लाइक एसएसएच एटसेट्रा। और यहाँ पे जो डाटा यूजर से लिया जाता है उसको बाकायदा तौर पे उसको बोला जाता है पीडीयू। ये पीडीयू क्या चीज़ है?
हर लेयर के ऊपर जब आपका डाटा आता है तो उस डाटे को किसी खास नाम से पुकारा जाता है, उस डाटा की खास आइडेंटिफिकेशन होती है उस लेयर के ऊपर किसी नाम से। तो यहाँ पे यूजर डाटा है, ये देखें प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। एप्लीकेशन पे आने वाला यूजर से रिसीव किया किसी भी एप्लीकेशन ने डाटा और उसके बाद आगे भेज दिया किसको, प्रेजेंटेशन लेयर को। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? प्रेजेंटेशन लेयर का सबसे पहला काम ये होता है कि आस्की कोड्स को अलहदा करती है, जेपेग अलहदा करती है, एमपेग को अलहदा करती है, यानी कैटेगराइज करती है, फॉर्मेटिंग करती है उसकी, कोड फॉर्मेटिंग। ठीक है जी। दूसरा काम इस लेयर का बड़ा खूबसूरत है, इनक्रिप्ट कर देना, यानी सिक्योरिटी का फैक्टर भी है इसमें। तीसरा इस लेयर का काम है कंप्रेस कर देना, यानी कंप्रेस करके डाटा को फॉरवर्ड किया जाएगा तो कम बैंडविड्थ के ऊपर ज्यादा डाटा भेजा जा सकेगा। ठीक है जी, ये प्रेजेंटेशन लेयर होती है। प्रेजेंटेशन लेयर से अगला काम है सेशन लेयर्स का। तो सेशन लेयर के ऊपर अच्छा जी, यहां पे उसके बाद सेशन लेयर आ गई आपके पास जी, ये सेशन लेयर आ गई। सेशन लेयर के ऊपर क्या होगा, सेशन लेयर आपकी करती है कि सोर्स और डेस्टिनेशन डिवाइस के दरमियान में एक वर्चुअल सर्किट एस्टैब्लिश करती है। उसके बाद जब कम्युनिकेशन हो जाए, आपका वो सेशन आइडल हो तो उसको टर्मिनेट भी करती है। ठीक है, अच्छा और उसके बाद होगा क्या कि इस लेयर का सबसे आखिरी काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज देयर कम्युनिकेशन बाय ऑफरिंग 3 डिफरेंट मोड्स। अब ये लेयर का ये भी काम है कि सोर्स और डेस्टिनेशन डिवाइस के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होगी वो सिंप्लेक्स होगी, वो हाफ डुप्लेक्स होगी या फुल डुप्लेक्स होगी। सिंप्लेक्स का मतलब होता है आपके पास मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं वो मैं लिख देता हूं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1 सिंप्लेक्स, इसका मतलब होता है सेंडर ऑलवेज सेंडर, रिसीवर ऑलवेज रिसीवर। इसकी मिसाल लेनी है तो जनाबे अली रेडियो, टीवी, ये इनकी मिसाल है कि रेडियो ट्रांसमिशन हमेशा वो ब्रॉडकास्ट करेंगे, आप हमेशा रिसीव करेंगे, इसी तरह से टीवी भी है। अगर आप डुप्लेक्स की बात करते हैं, डुप्लेक्स को आप कहते हैं टू वे, सिंप्लेक्स को आप कह सकते हैं कि वन वे, यूनिडायरेक्शनल, टू वे। जब टू वे का मतलब है तो उसमें एक चीज आती है हाफ डुप्लेक्स, टू वे बट वन एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो आम एग्जाम्पल जो है वो वॉकी टॉकी है, और कंप्यूटर की जुबान में अगर आप देखें तो हब एक हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है, कैस्मा सीडी टेक्निक जो है वो हाफ डुप्लेक्स है, कैस्मा सीए टेक्निक हाफ डुप्लेक्स है। और अगर आप फुल डुप्लेक्स की बात करते हैं, फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है टू वे both can send and receive simultaneously। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहां पे स्विच एक हाफ फुल डुप्लेक्स डिवाइस हो, ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर मैं आपको कैस्मा सीडी टेक्निक दिखा सकूं तो मैं ये स्लाइड को यहीं पे होल्ड करता हूं थोड़ी देर के लिए, रिकॉर्डिंग को मैं पास कर रहा हूं। अच्छा जी, ये कैस्मा सीडी टेक्निक मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर आप कुछ अर्सा पीछे देखें, जब हब इस्तेमाल होती थी जो नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस थी, जब हब होती नहीं थी इस्तेमाल, जब आपके पास बस टोपोलॉजी होती थी जिसमें कोई डिवाइस ही यूज नहीं होती थी, तो आप कभी सोचा आपने इस बारे में कि अगर एक बस टोपोलॉजी के अंदर एक केबल के साथ 10 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो 10 कंप्यूटर सिमिल्टेनियसली अगर डाटा सेंड एंड रिसीव करेंगे तो वो कैसे होगा? क्योंकि केबल तो एक है, कोई 8 केबल्स तो नहीं है, कोई 10 केबल्स तो नहीं है कि हर कंप्यूटर अलग-अलग केबल पर डाटा सेंड करेगा। लिहाजा हर लैन कार्ड के अंदर जो इथरनेट स्टैंडर्ड का होता था
उसके अंदर एक टेक्निक बिल्ड होती थी, दैट टेक्निक इज कॉल्ड कैस्मा सीडी। कैरियर को सेंस करो, मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। यानी इसका मतलब है कि कोई भी कंप्यूटर डाटा सेंड करने से पहले कैरियर को चेक करेगा, अगर तो वो कैरियर फ्री है तो डाटा सेंड करेगा, और अगर कैरियर फ्री नहीं है तो वो वेट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपका नेटवर्क बड़ा हो तो दो कंप्यूटर्स चेक करें कि कैरियर फ्री है, और अगर दोनों कंप्यूटर सिमल्टेनियसली डाटा सेंड करेंगे तो जिस जगह पे वो टकराएगा वहां पे कोलिजन होंगी, और कोलिजन की निशानी ये होती थी कि हब के ऊपर ऑरेंज कलर की लाइट जो होती थी वो ब्लिंक होती। ठीक है जी। तो कैस्मा सीडी टेक्निक हाफ डुप्लेक्स होती है कि जब सेंड करेगा तब रिसीव नहीं करेगा, जब रिसीव करेगा तब सेंड नहीं करेगा। उम्मीद है यहां तक तो साफ है। ठीक है, अच्छा जी, वापस चलते हैं उसी तरफ, अपनी स्लाइड्स को आगे बढ़ाता हूं। तो सेशन लेयर का ये काम है, और उसके बाद यहाँ पे जो डाटा है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटेड डाटा, पीडीयू को बोलते हैं फॉर्मेटेड डाटा। सबसे इंपॉर्टेंट जो अब आपके पास आ गई है लेयर नेक्स्ट, ये सर डायग्राम भी आपको बता रहा हूँ, फुल डुप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स क्या है, ये आपको सिमल्टेनियसली समझ भी आएगा। अच्छा जी, उसके बाद अगली लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। इस लेयर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका जो डाटा की पीडी जो है, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट जो है, सबसे पहले उसको कहा जाता है सेगमेंट। ठीक है जी। अच्छा, इस लेयर के ऊपर जो काम होगा वो क्या होगा, तो और से देखने वाले बात, दिस लेयर ब्रेक अप द डाटा फ्रॉम द सेंडिंग होस्ट एंड देन रीअसेंबल्स इट इन द रिसीवर। इट आल्सो इज यूज्ड टू इंश्योर रिलायबल डाटा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आप जब बात करेंगे तो वहां पे बात होगी यूडीपी की और टीसीपी की। मैं आपसे अगर ये कहूं कि वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो डाटा कोई एप्लीकेशन यूजर से रिसीव करती है, उस एप्लीकेशन को, उस एप्लीकेशन का डाटा इस लेयर के ऊपर किसी टैग से, किसी पोर्ट नंबर से पहचाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर टैगिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें आप कहते हैं पोर्ट टैगिंग, यानी टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट नंबर्स। आपकी हर एप्लीकेशन जो है वो इस लेयर के ऊपर किसी पोर्ट नंबर से पहचानी जाती है। इसके लिए अगर आपको मैं बताऊं तो टीसीपी और यूडीपी में दो मेजर फर्क, वो कम्युनिकेशन जो रिलायबल है, जो एक्नॉलेजमेंट बेस्ड है, जिसमें विंडोइंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें बफरिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें नेट फ्लो का कॉन्सेप्ट है, वो टीसीपी बेस्ड है। और वो कम्युनिकेशन जो अनरिलायबल है, जो यूडीपी है, वो जो अनरिलायबल है, जो एक्नॉलेजमेंट के बगैर है, वो यूडीपी है। लेकिन टीसीपी और यूडीपी में यहाँ पे एक और फर्क बता चलता हूँ कि वो एप्लीकेशन जो रियल टाइम होती हैं, रियल टाइम में होती हैं, वो यूडीपी बेस्ड कम्युनिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल, एक्नॉलेजमेंट की एग्जांपल ले लें। अगर मैं आपको एक टेलीफोन कॉल करता हूँ और जब मैं आपको एक हेलो बोलता हूँ, उसके बाद आप मुझे कहते हैं मुझे रिसीव हो गया जी, नेक्स्ट बोलें, फिर मैं कुछ और बोलता हूँ, आप कहते हैं रिसीव हो गया, नेक्स्ट बोलें। मी एक्नॉलेजमेंट कि मैं एक एक पैकेट भेजने के बाद अगर एक्नॉलेजमेंट का वेट करूंगा तो मेरी वॉइस और वीडियो ट्रैफिक में डिले आएगा। लिहाजा इसलिए वो एप्लीकेशन जो रियल टाइम होती है, जैसे वॉइस है, जैसे वीडियो है, जैसे स्ट्रीमिंग है, वो यूडीपी बेस्ड होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट चलते हैं जी, नेटवर्क लेयर पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर जिसके ऊपर बेशुमार सवाल होंगे। नेटवर्क लेयर तीसरी लेयर है, और इस लेयर पे चलने वाला जो मैं ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में दो लफ्ज यहाँ पे भी लिख देता हूँ जी, ताकि आपको याद रहेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो कॉन्सेप्ट आएगा वो यूडीपी का आएगा, और कॉन्सेप्ट आएगा टीसीपी का आएगा, सॉरी 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 टीसीपी का आएगा। ठीक है जी, यूडीपी जो है वो जनाब अनरिलायबल है, बट is the necessary one for real time communication। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉइस, फॉर एग्जाम्पल वीडियो। अच्छा जी, टीसीपी जो है वो रिलायबल है, और जब ये रिलायबल है तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपने देखने, एक्नॉलेजमेंट है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट है विंडोइंग का, इसमें एक कॉन्सेप्ट है नेट फ्लो का, इसमें एक कॉन्सेप्ट है बफरिंग का,
ठीक है जी, और क्लियर होगी जी बात। और मैंने जैसे कहा कि आपकी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आपकी कोई भी एप्लीकेशन अपने नाम से पहचानी जा रही है और आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे वही एप्लीकेशन किसी पोड टैगिंग से पहचानी जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं www की बात करता हूँ तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर इसको www से पहचाना जाएगा और ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये पोर्ट 80 से पहचानी जाएगी। इसी तरह से रिमोट एक्सेस के लिए ये यूटिलिटी यूज होती है नेटवर्क के अंदर, टेलनेट। ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन लेयर पे इसने अपने नाम से पहचानी जाएगी, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये पोर्ट 23 से पहचानी जाएगी। FTP ये एप्लीकेशन लेयर पे इसका नाम है और ट्रांसपोर्ट लेयर पे इसकी पोर्ट नंबर 21 है। इसी तरह से SSH एक एप्लीकेशन है, इसकी पोर्ट है 22। इसी तरह से अगर आप देखें SMTP एप्लीकेशन नाम है और ये उसकी पोर्ट नंबर 25। ठीक, फर्दर अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो अच्छा ये लेयर्स की आइडेंटिफिकेशन हो गई। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर मैंने बताने का मकसद ये था कि आपकी किसी भी एप्लीकेशन का जो डाटा है वो किसी पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, और ये लेयर जैसे उसके बाद मैं नेटवर्क लेयर पे आ गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। नेटवर्क लेयर जो है वो तीसरी लेयर है, थर्ड लेयर। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आपकी दूसरी लेयर जो है, तीसरी लेयर जो है नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर जो है ये वो लेयर है जिसके ऊपर एड्रेस जो चल रहा होगा वो आईपी एड्रेस होगा और इस लेयर के ऊपर जो डिवाइस चल रही होगी वो राउटर होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखें, और यहाँ पे इस लेयर के ऊपर जो आपका डाटा पहचाना जाता है उसको कहा जाता है पैकेट। ये थर्ड लेयर। ठीक है, और देखिए ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट, सम टाइम इसको कहा जाता है ये सिस्को लेयर है। क्यों सिस्को लेयर है? कि सिस्को के मशहूर होने की जो सबसे ज्यादा वजह है वो सिस्को के राउटर्स है। ठीक, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इस लेयर के ऊपर जो काम हो रहे होंगे, सबसे पहला काम इस लेयर की जिम्मेदारी है एंड टू एंड डिलीवरी। अच्छा, मैंने क्लास में भी ये बात जिक्र की है, अगर आपको याद हो तो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक एक एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता और वो होता है आईपी एड्रेस अनटिल कि उसको ट्रांसलेट ना किया गया। हर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर या नेक्स्ट हॉप के ऊपर जो एड्रेस बदलता है वो फिजिकल एड्रेस होता है। लिहाजा इसका पहला काम होता है एंड टू एंड डिलीवरी। इस लेयर का काम है प्रोवाइड द लॉजिकल एड्रेस इन दैट राउटर यूज फॉर पाथ डिटर्मिनेशन। बिल्कुल ठीक है, इस लेयर की जिम्मेदारी होती है कि भेजे जाने वाले पैकेट के साथ सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस अटैच करना। सेगमेंट्स आर इनकैप्सुलेटेड। इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन है, इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन समझ गए कि दो डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाने की जिम्मेदारी भी इसी की है। पैकेट्स की फॉरवर्डिंग, पैकेट्स की फिल्टरिंग और बेहतरीन पाथ की सिलेक्शन करना भी इसका काम है। ठीक है जी, अच्छा जी, हम चलते हैं अब दूसरी लेयर पे जिसको डाटा लिंक लेयर बोलते हैं। डाटा लिंक लेयर जो है ये फर्दर दो सब लेयर्स के अंदर डिवाइड होती है, जिसमें से एक LLC है और दूसरी मैक है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये फिजिकल एड्रेसिंग यानी इस लेयर के ऊपर जो काम हो रहा होगा वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके पास डाटा लिंक लेयर है, सेकंड लेयर। इस लेयर के ऊपर जो चलने वाला एड्रेस है वो मैक एड्रेस है। इसको मैं बोल दूं अगर फिजिकल एड्रेस तो गलत नहीं है, और वो फिजिकल एड्रेस कौन सा है? मैक एड्रेस है। इस लेयर के ऊपर जो डिवाइस चलती है वो कौन सी है? स्विच। ठीक हो गया जी, और इस लेयर के ऊपर जो आपका डाटा होगा, पीडीयू जो होगा उसको बोलते हैं फ्रेम्स। ठीक है जी, अब आते हैं सबसे आखिर वाली लेयर के ऊपर, दैट लेयर इज कॉल्ड फिजिकल लेयर। स्लाइड में तो वो मेंशन नहीं है, मैं लिख देता हूँ फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का ताल्लुक है जनाब सबसे पहले बिट से, वोल्टेज से। हब फिजिकल लेयर की डिवाइस है, कनेक्टर फिजिकल लेयर की डिवाइस है, केबल फिजिकल लेयर की डिवाइस है, हब फिजिकल लेयर की डिवाइस है। ये सब चीजें जो हैं ये फिजिकल लेयर के साथ। ठीक हो गया जी, अब ये है एक प्रोसेस को समझना है, डाटा इनकैप्सुलेशन।
जी, डाटा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन और डी इनकैप्सुलेशन क्या चीज है कि एक यूजर से जो डाटा आता है उस डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे जो मूव किया जाएगा, हर लेयर अपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस डाटा के साथ अटैच करेगी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ये देखिएगा, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर के ऊपर ये डाटा पहचाना जा रहा था, पीडीयू कहते थे, अपर लेयर डाटा। लेकिन जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आया, ऊपर से आने वाले डाटा के साथ उस लेयर ने अपना हेडर अटैच किया। यानी अगर वो डाटा टेलनेट का है तो यहाँ पे 23 लगेगा, अगर वो वेब का है तो यहाँ पे 80 लगेगा, अगर वो डाटा सपोज करें एसएसएच का है तो यहाँ पे 22 लगेगा। तो टीसी ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना हेडर अटैच किया। जब वो डाटा प्लस ट्रांसपोर्ट हेडर नीचे पहुंचा, ये देखें वो डाटा था, तो अब नेटवर्क लेयर का काम है सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस अटैच करना, आईपी हेडर अटैच कर देना। जब वो आईपी हेडर मिला के डाटा नीचे पहुंचा तो डाटा लिंक लेयर का काम है एलएलसी हेडर अटैच कर देना। और फिर जब वो डाटा फिजिकल से डाटा लिंक से नीचे की तरफ आता है तो फिजिकल लेयर का काम होता है 0100, उसको बिट्स में कन्वर्ट कर देना। तो आपका इनकैप्सुलेशन जो प्रोसेस है उसमें आपके डाटे को हर लेयर पे खास नाम दिया जाता है। पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर इसको सेगमेंट बोलते हैं, फिर पैकेट, फिर फ्रेम, फिर बिट्स। ठीक हो गया जी। ये तो था ओएसए रेफरेंस मॉडल। अभी मैं इसके बाद नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ। वीडियो भी एक दिखा देता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट मजीद बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, बात ये देखिएगा ओएसए रेफरेंस मॉडल किस तरह से हर लेयर अपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन अटैच करती है। ये प्रोसेस इनकैप्सुलेशन का है और दूसरी तरफ जो प्रोसेस है वो डी इनकैप्सुलेशन का। पॉइंट समझ आ रहा है? मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ आपको। इनकैप्सुलेशन, और से देखें, हर लेयर अपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन अटैच कर रही है। ऑन द अदर साइड सेम लेयर अपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पढ़ती है और रिमूव कर रही है। और ये देखें, अगर आपको याद आए बात, ये ओवरहेड्स है ना, फिक्स ओवरहेड्स, ये लीजिए, ये। और एट दी एंड एप्लीकेशन के पास डाटा पहुंचता है। ठीक हो गया जी। चलें सर,